हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी की जीएस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जीएस के जो सेक्शन है उसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लेक्चर हम लेके आ चुके हैं। अब आगे की सीरीज में हमने क्या किया था, विज्ञान, साइंस, जो जनरल साइंस आता है उसमें हमने फिजिक्स के कुछ चैप्टर पढ़े थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 2 लेक्चर आ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, जिसपे हमने डिस्कस किया था कि जो सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है, परमाणु। फिर आगे चल के मालूम पड़ा कि डाल्टन ने जो परमाणु का सिद्धांत दिया था वो चीजें आगे चल के जब और भी रिसर्चेज हुई तो मालूम पड़ा कि परमाणु भी विभाजित है, वो अविभाज्य नहीं है। उसके 3 स्थायी जो सब एटॉमिक पार्टिकल निकले वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और अस्थायी के रूप में मेसान, एंटी न्यूट्रिनो और भी कण मिलते हैं। ठीक, तो आज के टॉपिक में हम अब डिस्कस करेंगे आज हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में। और हमने पिछले लेक्चर में पूरा अच्छे से हमने कहीं ना कहीं जो पीवाईक्यू था उसका, इससे रिलेटेड सारे डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में अब हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और खूब मन से पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्जाम सामने है बीपीएससी का और यूपी पेट का अगले मंथ में है। तो बिल्कुल आपको जो पढ़ाया जा रहा है टू द पॉइंट, उसको आप फोकस होकर पढ़िए और पूरी तरीके से लगन से लग जाइए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, डाइवर्ट नहीं होना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। क्या है रेडियो एक्टिविटी? रेडियो, आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है आखिर। आपको मैं बताता हूं कि रेडियो एक्टिविटी, इसको हिंदी में बोलते हैं रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर ये भी बोल सकते हैं रेडियो धर्मिता। धर्मिता का मतलब जिसके अंदर रेडियो के गुण हो, ठीक है ना, रेडियो धर्मिता। ये हमारा आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। आप डालिए इसको, फिर आपको हम बताते हैं कि क्या होता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, ठीक, तो देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी ना एक गुण है, एक क्वालिटी है, एक क्या है, गुण, या कह लीजिए एक क्वालिटी है। कैसी क्वालिटी है? यह ऐसी क्वालिटी है जिसमें यह देखा गया कि जो ऐसे परमाणु, ऐसे तत्व, कह लीजिए परमाणु नहीं, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक है। किसने से? 83 से अधिक, अर्थात जो भारी परमाणु भार वाले जो तत्व हैं उनके अंदर ये देखा गया कि उनके अंदर से स्वतः रूप से, स्वतः मतलब अपने आप, स्वतः रूप से भेदी किरणें, और ये कैसी? अदृश्य है, अदृश्य किरणें हैं, ध्यान रखना, भेदी अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं। अब क्या क्या उत्सर्जित है अभी हम बताएंगे, पहले आप इसको उत्सर्जित होती है। तो ऐसे गुण को क्या कहा गया? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है? ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक, अर्थात जो अधिक परमाणु भार वाले तत्व हैं उनके अंदर से स्वतः भेदी किरणें उत्सर्जित होती है। तो ऐसे ये जो गुण है, जो ये उत्सर्जन का गुण है इस तत्व में, ये क्या है? यही रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटा वह गुण है जिसमें, या वे परमाणु गुणधर्म को दिखाते हैं जिसके अंदर से अदृश्य भेदी किरणें उत्सर्जित होती हैं। अब ये कौन कौन सी किरणें हैं? तो इन किरणों में आता है, इनमें 3 पार्टिकल्स या किरणें कह सकते हैं निकलते हैं, जैसे अल्फा रेज,
बीटा रेज और गामा रेज। ठीक है, कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा, तीनों लिख लीजिए। रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी क्या है बच्चों? रेडियो एक्टिविटी भारी नाभिकों में पाए जाने वाला वह गुण है। रेडियो एक्टिविटी भारी नाभिकों में पाए जाने वाला वह गुण है जिसके अंतर्गत नाभिक से स्वतः भेदी किरणें जो कि अदृश्य रूप में होती हैं वो उत्सर्जित होती हैं। और वे कितने प्रकार की होती है? वो होती है अल्फा, या तो निकलेगी, या तो बीटा निकलेगा, या तो गामा निकलेगा। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये बात आती है कि यह कैसी प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया है रेडियो एक्टिविटी, यह कैसी प्रक्रिया है? क्या ये रासायनिक प्रक्रिया है या नाभिकीय प्रक्रिया है? तो ये नाभिकीय प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि ये नाभिक में होती है। क्या है ये? नाभिकीय प्रक्रिया। ये क्या है? न्यूक्लियर प्रोसेस, न्यूक्लियर रिएक्शन का प्रोडक्ट है। न्यूक्लियर, नाभिक। हमने क्या बताया था एटम के बारे में कि ये एटम है, ये इसके अंतर्गत नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बताया था। और ये किसने बताया था? ये रदरफोर्ड का मॉडल है। रदरफोर्ड का मॉडल है। अच्छा, जब हमने ये बताया था क्वेश्चन कि तरबूजे में जिस प्रकार से बीज होते हैं उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मॉडल किसका है? मान लीजिए कोई पूछ लिया, तो ये मॉडल है जे थॉमसन का। किसका? जे थॉमसन, याद रखना आप लोग, जे थॉमसन का मॉडल है वो, तरबूज वाला। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि इसकी खोज किसने की थी। अब यहां तक हमने समझा कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। अब इसकी बात आती है कि इसकी खोज किसने की थी, क्योंकि एग्जाम में देखिए, आपके एग्जाम में ना कॉन्सेप्ट तो आई, पूछ ही सकता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट में ये है कि हाँ, भारी नाभिक है तो उसमें से जिनके परमाणु क्रमांक 83 हैं, ऐसे तत्व जिनके वे स्वतः भेदी किरणें, अदृश्य किरणें उत्सर्जित करते हैं अल्फा, बीटा, गामा के रूप में। तो ऐसे यह गुण क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी। बट अब मान लीजिए फैक्चुअल पूछ ले, क्योंकि आप देखिए यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एसएससी या रेलवे वगैरह के एग्जाम देने जा रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, तो उसमें यही पूछ सकता है कि इसकी खोजकर्ता कौन है। तो इस चीज का पहली बार जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा हो रहा है, तो उनका नाम था बेकुरल। कौन था? कौन थे ये? बेकुरल। तो बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी, चल नहीं रही, बेकुरल ने यूरेनियम में, किसमें? यूरेनियम में सर्वप्रथम रेडियो एक्टिविटी की खोज की। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, की खोज की सबसे पहले। ठीक है, तो अगर कोई कहेगा डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी किसने किया, पहली बार किसने रेडियो एक्टिविटी की जो गुण है या जो ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, ये किसने ऑब्जर्व किया सबसे पहले, किसने खोज किया? हेनरी बेकुरल कहे जाते हैं। हेनरी बेकुरल या बेकुरल, ये नाम आप बिल्कुल याद रखिए, कई बार क्वेश्चन में आया। जब पीवाईक्यू आप देखेंगे ना, तो ये इनका नाम आपको दिखेगा। आपको मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा क्या हुआ। बेकुरल ने देखा कि कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे तत्वों के परमाणु हैं, क्या कर रहे हैं वो जो थोड़े भारी नाभिक वाले हैं। ठीक है, तो उनमें ये गुण देखा जा रहा है कि उनमें से कुछ किरणें निकल रही हैं, अल्फा, बीटा, गामा। और जब ये किरणें निकल रही हैं तो वो क्या होगा, उससे क्या हुआ था कि उससे कुछ प्रभाव आसपास दिखा।
फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ प्रभाव पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड पे प्रभाव पड़ता है। तो उन फोटोग्राफिक प्लेट पे प्रभाव देख के उन्होंने समझा कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ से निकल रहा है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो ये यूरेनियम में इन्होंने सबसे पहले देखा था। तो बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की यूरेनियम में। मान लो ये भी पूछ ले कि किस तत्व में, बोले तो यूरेनियम। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका? अच्छा, बेकुरल ने यूरेनियम में दे दी। इसके बाद मैरी क्यूरी आती है। दो है मैरी क्यूरी, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक गुण है। किस चीज का? ऐसे परमाणुओं का, ऐसे परमाणुओं के नाभिक का जो परमाणु क्रमांक 83 से अधिक है, और वो क्या करते हैं? स्वतः भेदी अदृश्य किरणें उत्सर्जित करते हैं, जो कि अल्फा, बीटा, गामा हैं। ठीक है, अब मैरी क्यूरी, अब इसके बाद देखिए खोज तो इन्होंने कर दी। अब आगे एक वैज्ञानिक है मैरी क्यूरी। ये स्वयं तो करती हैं, अपने पति के साथ भी मिलके एक पदार्थ का, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का खोज करती है। तो मैरी क्यूरी ने थोरियम में, इसमें मैरी क्यूरी ने थोरियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की। क्यों पूछ सकता है ये क्वेश्चन? देखिए कि मैरी क्यूरी ने किसमें खोजा था? थोरियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की। नोट कर लीजिए इसको। किसमें? थोरियम, TH दिखाते हैं इसको। मैरी क्यूरी ने थोरियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की। ठीक है, और फिर आगे इन्होंने अपने पति के साथ मैरी क्यूरी प्लस पियरे क्यूरी, उनके पति हैं, पियरे क्यूरी के द्वारा किसकी खोज की गई? पोलोनियम की खोज की गई। मान लीजिए कहीं पूछ ले तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। मैरी क्यूरी और प्लस पियरे क्यूरी ने किसकी खोज की? पोलोनियम की। पोलोनियम की खोज की। ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थ है, थोरियम में, फिर पोलोनियम। ठीक है, इसको नोट करिए। मैरी क्यूरी ठीक है, मैरी क्यूरी ने सबसे पहले थोरियम में की रेडियो एक्टिविटी की खोज, फिर मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने मिलकर किसकी की? पोलोनियम की खोज की। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बताएंगे आपको कि मैरी क्यूरी ने एक तत्व और है जो कि बहुत यूरेनियम से कहीं ज्यादा रेडियो एक्टिव है, उसकी खोज की। किसने? मैरी क्यूरी ने। तो मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की। फिर इन्होंने किसकी की? रेडियम रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की। ठीक है, रेडियम याद रखना, रेडियम की खोज की। तो मैरी क्यूरी ने थोरियम की, थोरियम में पहले खोजा, उसके बाद मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने मिलकर क्या खोजा? पोलोनियम को खोजा। ठीक, फिर मैरी क्यूरी ने रेडियम, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियम की खोज की। ठीक है, तो ये एक बड़ी खोजें हैं ये। ठीक है, इनको आप नाम याद रखिएगा, थोरियम, पोलोनियम एंड रेडियम। और ये यूरेनियम से कहीं ज्यादा रेडियो एक्टिव है, काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक तो हमने ये समझा कि रेडियो एक्टिविता क्या है। तो रेडियो एक्टिविता क्या है? रेडियो एक्टिविता तत्व का वह गुण है जिसके अंतर्गत भारी नाभिक अपने भीतर से स्वतः अदृश्य भेदी किरणें उत्सर्जित करते हैं, और इन किरणों के अंतर्गत अल्फा, बीटा, गामा रेज का उत्सर्जन होता है। अब इनके क्या गुण है, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे।
अब इसमें इसकी पहली बार ऑब्जर्वेशन किसने किया, खोज किसने किया, तो वो हेनरी बेकुरल है, इन्होंने खोज किया था। बाद में मैरी क्यूरी ने थोरियम की खोज की, मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की, फिर रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की। ठीक, इस प्रकार से हमने ये देखा कि किसने क्या खोजा। ठीक है, अब बात करेंगे हम अल्फा किरणों के बारे में। यहां तक आपको कोई डाउट? अल्फा किरणें, अब देखो, अब 3 किरणें निकल रही हैं, 3 किरणें निकल रही हैं, कौन कौन सी? 3 किरणें निकल रही हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो हमें तीनों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम लिखते हैं अल्फा रेज या अल्फा किरणें। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए अल्फा किरणें, अल्फा रेज। ठीक, ठीक है, अल्फा किरणें कह लीजिए, अल्फा रेज कह लीजिए। अब देखो ये क्या है, जो ये रेज है ये किससे मिलके बनी है, तो ये मिलके बनी है अल्फा कण से, ये अल्फा कण से मिलके बनी होती है। और अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण है जिसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इसमें? अल्फा कण में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। देखिए 2 न्यूट्रॉन हो गए, 2 इधर, ये नीचे वाला क्या है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने हो गए? 2, और इधर हो गए, ये इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन कितने हो गए? 2। तो इसका जो द्रव्यमान संख्या आएगा वो कितना आएगा? द्रव्यमान संख्या कितना आएगा? 2 + 2 = 4। ठीक है, तो लिख लीजिए अल्फा रेज जो होती है वो अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस पे देखो, अब 2 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इस पे चार्ज क्या होगा? तो 2 न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्ज कुछ नहीं होता। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? +1। तो किस पे कितना चार्ज हो जाएगा? +2 का। तो इस पे अल्फा कण क्या है? धनावेशित कण है। क्या है? धनावेशित कण। धनावेशित मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव पार्टिकल। लिख लीजिए, तो अल्फा कण का क्या है? पॉजिटिव पार्टिकल। अच्छा, मालूम कैसे पड़ा कि पॉजिटिव है? देखिए ऐसा है, जब किरणें निकलती हैं तो क्या करते हैं वैज्ञानिक लोग अपने प्रयोगों में क्या करते हैं ना, ऐसे जैसे मान लो यहाँ से किरणें गुजर रही हैं, ठीक है, यहाँ से किरणें गुजर रही हैं, ठीक, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कैथोड लगा दिया कैथोड और एनोड लगा दिया, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ठीक है ना। अब जो किरणें इधर घूम गई, इसका मतलब है कि अगर प्लस की तरफ आई है तो ये इनकी प्रकृति क्या होगी? नेगेटिव। और जो माइनस की तरफ गई तो उनकी प्रकृति क्या होगी? पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव की तरफ अल्फा किरणें जो थी वो नेगेटिव नोड की तरफ गई, कैथोड की तरफ गई। तो यहां से मालूम पड़ जाता है कि ये इनकी प्रकृति है, ठीक है। बाकी संरचना हमने देखा है, इसको आप लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। और द्रव्यमान इसका कितना है? 4 AMU बोल सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, लेक्चर में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अच्छा, ये चीज का ध्यान रखिएगा कि रदरफोर्ड के पहले प्रोटॉन होना चाहिए, ये बात किसने कही थी? ये जो गोल्डस्मिथ थे उन्होंने बोला था ये बात, ठीक। किन्होंने बोला था? गोल्डस्टीन, आपको नाम याद रखिएगा कि गोल्डस्टीन ही थे जिन्होंने बोला कि अगर एक नेगेटिव चार्ज है
तो एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा। और अगर मान लीजिए कभी ऑप्शन में रदरफोर्ड ना हो ना प्रोटॉन की खोज में, तो गोल्डस्टीन को आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि विचार इन्होंने नहीं दिया था। ठीक, यहां तक हो गया। अच्छा, अब इसका ऑब्जर्वेशन किया गया कि इसमें इसके इसके गुण क्या क्या है, ठीक है, जैसे इसका वेग क्या है, ठीक, इसकी जो भेदन क्षमता है वो कैसा है, ठीक, इसका वेग जो देखा गया, इसका वेग है प्रकाश के वेग का 1/10। प्रकाश के वेग को किससे दिखाते हैं, c से, इंटू 1/10, ये है इसका वेग, ठीक है। अल्फा रेस का वेग क्या है, c/10, प्रकाश के वेग का 1/10। इसको लिख लीजिए, प्रकाश के वेग का 1/10, ठीक है। अच्छा, भेदन क्षमता इसकी कितनी है, भेदन क्षमता इसकी है 0.002 मीटर एल्युमिनियम की चादर भेद सकता है ये, ठीक है। अच्छा देखिए, ये थोड़ा भारी है ना, तो ये इसकी भेदन क्षमता थोड़ी कम होगी, ध्यान रखना। इसकी देखो अल्फा बीटा गामा में क्या होता है, ये भारी कण है 4 mu, बीटा भी इससे कम हल्का है, तो क्या होगा, इनकी भेदन क्षमता इसकी कम होगी, फिर उससे ज्यादा होगी, फिर गामा सबसे ज्यादा होगी। लेकिन एक चीज इसकी सबसे ज्यादा है, क्या पता है, इसकी आयनीकरण क्षमता। क्यों, क्योंकि इसके पास चार्ज है, कितना है, +2 आयनीकरण क्षमता। आयनीकरण क्षमता इसकी बीटा और गामा से दोनों से ज्यादा है। बीटा से इसकी 100 गुना ज्यादा, और गामा से है इसकी 1000 गुना ज्यादा अल्फा की, याद रखना। दिख रहा है आपको, अल्फा की जो आयनीकरण क्षमता है वो बीटा से 100 गुना, और गामा थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, गामा से 10,000 गुना है, 1000 नहीं 10,000 गुना, ठीक है, 10,000 गुना ज्यादा है। आयनीकरण क्षमता इसकी सबसे ज्यादा है, बीटा से 100 गुना और गामा से 10,000 गुना। दिख रहा है आपको, ठीक है। तो गामा से कितनी है इसकी, इतना है, 10,000 गुना ज्यादा है, और बीटा से 100 गुना ज्यादा। आयोनाइजेशन पावर इसको बोले, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन पावर। ये क्या है, भेदन क्षमता, कितना मोटी चादर ये भेद सकता है। तो जो अल्फा रेज है ये करीब करीब 0.002 मीटर एल्युमिनियम की चादर को भेद सकता है, पार कर सकता है, इसके अंदर ये क्षमता है। चार्ज कितना है, +2। अच्छा, इसका एक क्वालिटी और है, यह फोटोग्राफिक प्लेट जिसमें फोटो नहीं बनाई जाती, यहीं से तो खोज हुआ था। चक्कर क्या था कि उन्होंने कुछ रेडियोएक्टिव कुछ पदार्थ रखे हुए थे और उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट वगैरह रखी हुई थी। कुछ दिनों बाद देखा गया फोटोग्राफिक प्लेट पे प्रभाव थे। क्या थे, प्रभाव थे। कैसा पड़ गया था, ये थोड़ा काला पड़ गया था, काला फोटोग्राफिक प्लेट। और यहीं से उन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किरणें या कुछ न कुछ ऐसे यहाँ से पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये इसका प्रभाव रहता है, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देता है ये। तो आपने यहाँ देखा इसके गुण क्या क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देता है। वेग कितना है इसका, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, c/10 है। चार्ज कितना है, +2 है। वजन कितना है इसका, द्रव्यमान कितना है, 4 AMU है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। भेदन क्षमता 0.002 मीटर एल्युमिनियम की चादर को भेद सकता है। आयनीकरण क्षमता इसकी बीटा से 100 गुना और गामा से 10,000 गुना ज्यादा है। तो यहां पे आपने देख लिया अल्फा,
ठीक है, अब हम चलेंगे बीटा रेस की तरफ। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं बीटा की तरफ। ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, इस चीज से आप कुछ समझ पा रहे हैं? जो लिखा हुआ है यहाँ पे 2 अल्फा 4, यहाँ पे देखिए 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? जरा सोचिए, 2 प्रोटॉन पाने का मतलब 2 परमाणु क्रमांक। तो जो हीलियम है ना, हीलियम को देखिए, हीलियम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो क्या बचेगा? देखिए हीलियम क्या होता है? 2He4। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन भी है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, अर्थात हीलियम के अगर नाभिक की बात की जाए, केवल न्यूक्लियस की, हीलियम के न्यूक्लियस की बात की जाए तो उसमें क्या होंगे? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अल्फा कण है क्या कह सकते हैं? जो अल्फा कण है वो क्या है? हीलियम का नाभिक है, हीलियम का नाभिक। तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज अल्फा पार्टिकल, इसको कह सकते हैं। बिल्कुल सेम है, 2 चार्ज भी है, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो हीलियम जिसको दिखाते हैं क्या? He से। इसका जो न्यूक्लियस है वो वही अल्फा कण है। ठीक, तो आपने यहां देखा अल्फा रेस के बारे में। और देखिए अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये किस तरफ जाएगा? आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऋणावेशित प्लेट, कोई अगर प्लेट ऐसी हो जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा ना तो उधर ही जाएगा। किधर जाएगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव चार्ज प्लेट। किधर जाएगा? नेगेटिव चार्ज प्लेट। अगर कोई ऐसा प्लेट हो जिसपे नेगेटिव चार्ज हो तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस है, और प्लस चार्ज को माइनस से अट्रैक्ट करेगा। आप जान रहे हैं, अपोजिट अट्रैक्ट्स। अब और कुछ इसमें बचा है। अब देखिए, हाँ एक चीज है कि ये हो गया। दूसरी बात, ये चार्ज है तो देखना एक चीज है, अगर कोई आवेश है जो चार्ज है, आवेश कभी भी ना मैग्नेटिक फील्ड से अगर गुजरेगा, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यहाँ से चार्ज कोई जा रहा है ना तो ये जान लेना कि जब भी कोई चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो उस पर बल कार्य करता है, और बल कार्य करेगा तो ये विक्षेपित होगा, मतलब अपने दिशा से इधर या उधर डाइवर्ट होगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि ये चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण होगा, इसमें विक्षेपण होगा। जो भी चार्ज होगा, कोई पार्टिकल हो, नेगेटिव पॉजिटिव, उसे फर्क नहीं पड़ता, उस पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण होगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि अल्फा में चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण होगा। तो विद्युत क्षेत्र का क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र का क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र अगर आप लगा देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे आप यहाँ पे बैटरी लिए और यहाँ जोड़ दिए, ये विद्युत क्षेत्र लग गया। अब जैसे ही यहाँ से अल्फा गुजरेगा, अल्फा पार्टिकल, ये तुरंत नेगेटिव की तरफ घूम जाएगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र में नेगेटिव की तरफ जाता है और चुंबकीय क्षेत्र में इसमें विक्षेपण होता है। बाकी आपको मैंने सारी डिटेल बता दी, आप एक बार स्नैपशॉट लेना हो ले लीजिए, फिर हम चलते हैं बीटा रेस पे। ठीक, अब तो हम मिटा रहे हैं इसको। अब हम चलेंगे बीटा रेस की तरफ। चलेंगे हम अब बीटा रेस की तरफ। ये हो गया हमारा। अच्छा, बीटा रेस क्या है? बीटा रेस जो है ना वो बीटा पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, और बीटा पार्टिकल का क्या नेचर है उसको हम बताते हैं। देखिए, बीटा पार्टिकल जो है ना वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अच्छा, तो बताओ, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अगर मैं विद्युत क्षेत्र में इसको गुजारूंगा तो किधर घूमेगा? पॉजिटिव नोड की तरफ।
ठीक है। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में डालूंगा कि इस पे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। बस यही है। एक चीज आप एक बार समझ लेंगे ना तो चीजें आपको आसान हो जाएंगी। ठीक, बीटा बीटा किरणें डालिए आप, बीटा किरणें, बीटा रेज, चलो बीटा रेज, ठीक है, बीटा रेज या बीटा किरणें, इसको हिंदी में ऐसे लिख देते हैं बीटा किरणें। वैसे बढ़िया वही आप वही लिखिए, बीटा रेज, या ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा किरणें। ठीक, हमने ये देखा कि अल्फा रेज जो उत्सर्जित होती है वो क्या कर सकती है, क्या करती है। अब हम बात करेंगे बीटा किरणें। तो ये किससे मिलके बनी है? बीटा कणों से। किससे बनी है? बीटा कणों से। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं इसमें चार्ज कितना होता है। इस पे चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसको इसीलिए 1e0 से प्रदर्शित करते हैं। 1e0 अर्थात इलेक्ट्रॉन से, यह एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1e0 से इसको प्रदर्शित करते हैं। 1e0 ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, ठीक है। और इसका वेग, अब देखिए जैसे अल्फा में सारे क्वालिटीज थे, वैसे इसमें भी क्वालिटीज हम देखेंगे सारे। कि इसकी वेलोसिटी कितनी है? तो वेलोसिटी अर्थात वेग इसका जो है वो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर, अर्थात c के बराबर होता है। वेलोसिटी प्रकाश के वेग के बराबर, लगभग लिख दीजिए, लगभग बराबर होता है। ठीक। अच्छा देखिए, उसमें तो 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन थे, इसलिए उसका वजन 4 mu था। लेकिन इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान इतना ज्यादा नहीं है, इसका द्रव्यमान काफी कम है। इसका द्रव्यमान है 0.00005 0.0005486 AMU। देखिए कितना कम है, काफी कम है इसका द्रव्यमान। मास जो इसका है काफी कम है, 0.0054। और अल्फा कण कितना था? 4 EMU, 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन। अब सोचिए इसका वजन कम है, वजन कम, देखिए वजन कम, वेलोसिटी ज्यादा हो गई। उससे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 गुना ज्यादा है। उसका c/10 था अल्फा का, और इसका वजन कम है, भागेगा तेज, ठीक है। अब तेज भागेगा तो इसकी भेदन क्षमता जो क्या होगी? भेदन क्षमता भी ज्यादा होगी। क्या है ये? भेदन क्षमता। भेदन क्षमता का मतलब क्या? कि कितनी मोटी चादर को वो भेद सकता है। ठीक, तो हमने अल्फा के बारे में क्या पढ़ा था? अल्फा के बारे में हमने पढ़ा था कि वो 0.002 सेंटीमीटर मोटी चादर भेद सकता है, और ये 0.02 सेंटीमीटर मोटी चादर एल्युमिनियम की, किसकी? एल्युमिनियम की चादर भेद सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात आप नोट करिएगा, उसमें अगर अल्फा में अगर मैंने मीटर गलती से लिख दिया हो, वहां सेंटीमीटर कर लीजिएगा। क्या? सेंटीमीटर है, याद रखना, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर। ठीक, अल्फा जो अल्फा रेज है ये 0.002 सेंटीमीटर चादर एल्युमिनियम की चादर भेज सकता है, और ये बीटा 0.02, ठीक है। ये 0.02, तो उससे कितना गुना हो गया? अगर उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते ये मिल जाएगा। तो अर्थात जो भेदन क्षमता बीटा की है
वो बीटा की जो भेदन क्षमता है वो 10 इंटू अल्फा की भेदन क्षमता के बराबर है। मतलब अल्फा की भेदन क्षमता का 10 गुना है ये। प्रकाश भी, इसकी वेलोसिटी भी 10 गुना है, भेदन क्षमता भी 10 गुना है। ये देखिए कंपैरिजन हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक। इसके बाद ये हो गई भेदन क्षमता। अब और क्या हुआ, आयनीकरण क्षमता, आयोनाइजेशन पावर। आयनीकरण क्षमता का मतलब समझते हैं क्या? आयनीकरण क्षमता का मतलब जैसे ये किसी पार्टिकल या किसी तत्व के पास से गुजरेगा ना, परमाणु के पास से गुजरेगा, तो उस अपनी एनर्जी के कारण उसके इलेक्ट्रॉन को प्रभावित कर देगा, मतलब उसको परमाणु से आयन में चेंज कर देगा। ये या तो प्लस आ जाए चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो यही होती है आयनीकरण क्षमता। तो जिसमें ऊर्जा ज्यादा होती है वो आयनीकरण क्षमता उनमें ज्यादा होती है। तो यहां आप देख सकते हैं कि इसकी जो आयनीकरण क्षमता है, क्योंकि देखिए जो अल्फा है, अल्फा पार्टिकल जो था उस पे क्या है, चार्ज आवेश +2 था, इस पे -1 है, तो इसकी आयनीकरण क्षमता कम है, अल्फा से कम। नोट कर लीजिएगा आयनीकरण क्षमता। देखिए बीटा रेस की वेलोसिटी ज्यादा है, भेदन क्षमता ज्यादा है, बट आयनीकरण क्षमता कम है। किससे? अल्फा से। अल्फा से आयनीकरण क्षमता कम है। और कितना कम है? तो ये है 100 गुना कम। ऑर्डर पूछ लेता है कभी कभी, अभी मैं उसको लास्ट में करा दूंगा आपका, ठीक है, उसको मैं भी लास्ट में करा दूंगा उसको, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पे, वेलोसिटी इसकी ज्यादा है, वेग प्रकाश के बराबर है, द्रव्यमान इसका काफी कम है उससे, भेदन क्षमता अल्फा से 10 गुना है, वेलोसिटी 10 गुना ज्यादा है, बट आयनीकरण क्षमता 100 गुना कम है। आयनीकरण क्षमता चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या बचा, ये किधर जाएगा, विद्युत क्षेत्र में किधर जाएगा, तो आपको पता है कि ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ विद्युत क्षेत्र में ये घूमेगा। और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि चार्ज है, -1 है इस पे ना, बीटा जो बीटा रेज होती है इसमें -1 चार्ज होता है, -1, तो चार्ज माइनस है तो ये कहाँ घूमेगा, -1 है तो ये पॉजिटिव प्लेट की ओर घूम जाएगा, ठीक है। तो बीटा की जो अल्फा से वेलोसिटी है वो 10 गुना ज्यादा, आयनीकरण क्षमता 100 गुना कम, भेदन क्षमता 10 गुना ज्यादा, ठीक। वो 0.002 सेंटीमीटर को भेदता है और बीटा 0.02 सेंटीमीटर को भेद सकता है। ये हो गया हमारा, हमने विक्षेपण की भी बात कर ली, ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज इसमें अब वही बचा, फोटोग्राफिक प्लेट पे इसका क्या प्रभाव होगा। फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट को ये प्रभावित तो करता है, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, इंग्लिश में से आप लिखिए फोटोग्राफिक प्लेट को काला करता है, बट अल्फा की अपेक्षा कम, अल्फा की अपेक्षा कम काला करता है। इसमें किसी भी चीज में पूछ सकता है, ठीक है, अल्फा की अपेक्षा कम काला करता है, ठीक है। तो यहाँ आपने बीटा के बारे में सारा देख लिया, लगभग सारी डिटेल यहाँ पे है। एक बार आप स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं गामा रेस की तरफ कि गामा क्या है। यहां तक हमने तो फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करता है, काला करता है, बट अल्फा की अपेक्षा कम काला करता है। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है,
ठीक है, अब हम बात करेंगे गामा रेज के बारे में। हेडिंग डालिए, गामा रेज। गामा रेज, ये हो गया आपका गामा रेज, ठीक है, या लिख लीजिए गामा किरणें। ठीक, गामा रेज या गामा किरणें। देखिए इसका क्या है, इसका जो सबसे पहला क्या है, इस पे चार्ज है कोई नहीं, इस पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो, अर्थात ये न्यूट्रल है, याद रखना ये क्या है, न्यूट्रल, या इसको के हिंदी में कहेंगे उदासीन। चार्ज है नहीं, इस पे चार्ज नहीं है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो है लगभग c। c क्या है, प्रकाश का वेग। अब तक तो याद होना चाहिए आपको कि c प्रकाश का वेग है। प्रकाश के वेग को जो c से दिखाते हैं, c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ होती है, निर्वात में। माध्यम पे डिपेंड करता है प्रकाश का वेग। पानी में थोड़ा कम हो जाएगा, कांच में और कम हो जाएगा, जितना ज्यादा डेंस माध्यम मिलेगा इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी अपवर्तनांक के हिसाब से, ठीक है। तो वेलोसिटी इसकी प्रकाश के वेग के बराबर होती है। न्यूट्रल, चार्ज इस पे न्यूट्रल होता है, ठीक, चार्ज इस पे न्यूट्रल होता है, ये बना लीजिए आप। गामा रेज, चार्ज इस पे न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन है, प्रकाश के वेग के बराबर इसका करीब करीब वेग है। अब वेग देखिए इसमें क्या है, वेग जबरदस्त है, तो ये समझ लीजिए कि इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी। भेदन क्षमता, तो भेदन क्षमता इसकी अल्फा और बीटा दोनों से ज्यादा होती है, से ज्यादा, ठीक है, अल्फा और बीटा से दोनों से ज्यादा होती है, ठीक। फोटोग्राफिक प्लेट पे इसका क्या प्रभाव होता है, फोटोग्राफिक प्लेट पर ये काला तो करती है लेकिन दोनों से कम, अल्फा बीटा से कम काला करती है, दोनों से कम करती है। नोट करते जाइए आप, क्योंकि कभी पूछ सकता है ये सब चीजें ना। अल्फा बीटा दोनों से कम काला करती है, किसको, फोटोग्राफिक प्लेट को। अच्छा, वेलोसिटी c के बराबर, फोटोग्राफिक प्लेट अल्फा बीटा से कम काला करती है, चार्ज इस पे कुछ नहीं है। अब ये बताइए अगर चार्ज कुछ नहीं है तो यहां से लिंक कीजिए, इससे विद्युत क्षेत्र में अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ फर्क पड़ेगा इसके ऊपर, नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जब चार्ज ही नहीं है तो मान लीजिए इधर आपने प्लेट लगा दिया, इधर प्लस इधर माइनस, अब इसमें कुछ चार्ज ही नहीं, जीरो है तो सीधा निकल जाएगा, ये कहीं नहीं घूमेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या अर्थात विद्युत क्षेत्र, इसको आप लिख लीजिए विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। क्यों, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक, यहां तक हो गया। अच्छा, भेदन क्षमता में इन दोनों से ज्यादा होती है, कितनी होती है, तो ये इसकी कैपेसिटी होती है करीब करीब 100 सेंटीमीटर एल्युमिनियम की चादर को भेदने की, चादर भेद सकता है। भेदन क्षमता जो है 100 सेंटीमीटर,
उसका था अल्फा का 0.02, इसका था 0.002, इसका था 0.02, इसका है 100 सेंटीमीटर। ये है इसकी भेदन क्षमता। देखिए 100 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम की चादर ये भेदन कर सकती है, छेद सकती है, निकल सकती है आर पार। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आयनीकरण क्षमता। आयनीकरण क्षमता चूंकि इस पे आवेश है ही नहीं लग, तो इसकी आयनीकरण क्षमता अल्फा और बीटा दोनों से कम है। आयनीकरण क्षमता दोनों से कम, अल्फा से बहुत ज्यादा कम है। अल्फा से करीब करीब बताया जाता है कि 1/10,000, 1/10,000 गुना कम है। उसका 1/10,000 है, बस इतना याद रखिए कि अल्फा का भेदन क्षमता का 1/10,000 है और बीटा का करीब 1/1000 है। बीटा का 1/1000 नहीं, 1/100, 1/100 ऑफ बीटा। जितना बीटा की आयनीकरण क्षमता की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, आयोनाइजेशन पावर, आयनीकरण क्षमता। ठीक है, यहां पे हमने लगभग देख लिया वेलोसिटी, प्रॉपर्टी, चार्ज, उसके बाद भेदन क्षमता। तो वेलोसिटी में अगर देखा जाए, अगर मैं कहूंगा अल्फा बीटा गामा, तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा अगर रखा जाए तो अल्फा से ज्यादा बीटा, बीटा से ज्यादा गामा। भेदन क्षमता किसकी सबसे ज्यादा? अल्फा बीटा गामा, गामा की सबसे ज्यादा, फिर बीटा, फिर अल्फा। आयनीकरण क्षमता अल्फा सबसे ज्यादा, फिर बीटा, फिर गामा। ये ऑर्डर याद रखिएगा। ठीक है, ये ऑर्डर आप याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक, तो आपने ये देख लिया। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी का मापन, इसका किसके द्वारा मापन किया जाता है? मेजर, रेडियो एक्टिविटी का जो मेजर किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका एक होता है गाइगर काउंटर। क्या? गाइगर काउंटर या गीगर काउंटर भी बोलते हैं। तो रेडियो, इस लिख लीजिएगा आप, रेडियो एक्टिविटी का मापन गीगर काउंटर से करते हैं। किससे करते हैं? सॉरी, खांसी आ रही, तबीयत सही नहीं है हमारी, इसलिए गीगर काउंटर या गाइगर दोनों शब्द हैं। कुछ भी है क्वेश्चन में, गाइगर या गीगर, इसी से रेडियो एक्टिविटी का मापन होता है। नोट कर लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है ये, आगे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज के चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड जो पार्टिकल्स निकलते हैं उनके बारे में पढ़ा। रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन क्या बने हुए हैं, एक बार हम उस पर नजर डालते हैं कि रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं अपने एग्जाम में, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से मालूम पड़े, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है,
अच्छा देखिए 67 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, 67 बीपीएससी में जो री एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है सीधा, जैसे हमने क्या पढ़ाया था देखिए चेक करिए कैसे। सीधा इसमें पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, ये 67 का क्वेश्चन है। तो हमने आपको क्या बताया था, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? हमने आपको बताया था परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 67 का क्वेश्चन है। और भी हम इसमें देख लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी से कोई क्वेश्चन आया हो तो आपको हम उसको करा दें अभी। 67th में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कैंसिल हो गया था पेपर, उसमें आया था कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। हमने बताया था आपको कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या योग, ये हमने करा रखा है। एक क्वेश्चन आया था एक तत्व के समस्थानिक क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था समस्थानिक की परिभाषा क्या बताई थी, समस्थानिक वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। वो एग्जांपल में क्या था, 1h1 1h2 1h3, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ठीक है, ये तो मैंने आपको करा दिया था। अच्छा एक क्वेश्चन आया देखिए, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, इसको आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। पीयू कितना है, 94 पीयू 242, देखिए 94 पीयू 242। अब ये कह रहा है कि इसमें, ये कब का क्वेश्चन है, ये 66 बीपीएससी का है। अब इसमें कह रहा है कि 94 पीयू 242 में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालो। और मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है कितने प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन हो गए कितने, 94। ये क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, n प्लस पी, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। हमें प्रोटॉन पता है, बस इसे वहां डाल दो, तो n प्लस पी इज इक्वल टू 242, n प्लस 94 इज इक्वल टू 242, n इज इक्वल टू 242 माइनस 94। अब इसे कर दीजिए, 12 13 14 8 4 12 9 4 13 14 1 1 2 148। देखिए आंसर इसका आया है 148, जो कि आंसर सही है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ठीक, तो इस प्रकार से अभी इसमें मुझे इधर हाल में रेडियो एक्टिविटी के, हाँ एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम वगैरह का उपयोग किया जाता है। देखो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, ये इन्हीं के बेस पे क्या किया जाता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन की जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया बनाई जाती है, और इससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है, ठीक है, और उसी एनर्जी से हम विद्युत ऊर्जा, और अगर नेगेटिव में जाते हैं तो हमने एटॉमिक बम भी बना लिया है, जो भी उसके आयाम है, लेकिन इससे बिजली बनाई जाती है जो परमाणु ऊर्जा। तो इसका रीजन ये रेडियो एक्टिविटी ही, कि वो अपने आप को विखंडित करने का जो गुण है, तो यहां से ये होता है, ठीक है। तो जो यूरेनियम है वो क्या, एक पदार्थ क्या है, वो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिससे हमें परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वही बनते हैं कि सर्वप्रथम किसने खोज की, बेकुरल ने। अल्फा बीटा गामा के वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, आयनीकरण क्षमता के बारे में बता दिया। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन दिमाग में रखिएगा, तो यहां से क्वेश्चन नहीं बचेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, उसमें हम पढ़ेंगे कि परिवर्तन वगैरह कैसे, क्या क्या होता है। जैसे हम देखते हैं ना कि इसको हम पहले रब कर देते हैं, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। कहाँ गया, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
देखिए जितने भी घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं, ठीक है, जो परिवर्तन होते हैं हमारे जीवन में, हम जो देखते हैं उनमें दो प्रकार का दिखता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन। अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा इसको। और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन एक होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे देखिए, जैसे आपने पानी लिया, अब पानी को क्या किया आपने? पानी को गर्म कर दिया, और गर्म करके पानी गर्म करने पे क्या होता है? जैसे मान लीजिए पानी लिया आपने, पानी को आपने क्या किया? 100 डिग्री पे गर्म कर दिया, ठीक है, और ये बन गया भाप। तो परिवर्तन हो गया कि नहीं इसके रूप का? पानी था पहले, ये द्रव था, अब क्या बन गया? गैस। भाप क्या होती है? गैस ही तो होती है, गैस बन गया। अब इसका क्या हो गया? अवस्था परिवर्तन हो गया। अब ये बताइए, क्या गैस से पानी फिर मिल सकता है? अब इसी पे डिपेंड है सारा। देखिए इसी पे दोनों कैटेगरी बनेगी। अगर आपका जो प्रोडक्ट मिला है परिवर्तन के बाद, उससे फिर से मूलतः जो जिस चीज से आपका प्रोडक्ट मिला है, अगर उसको पुराने अवस्था में फिर से पहुंचाया जा सके, अर्थात रिवर्स किया जा सके, अगर रिवर्स किया जा सके तो वो कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। और अगर रिवर्स ना किया जा सके तो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो समझे बात को आप? जैसे पानी गर्म किया, भाप बना। अब भाप को अगर आप किसी, जैसे भाप ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर कुछ ठंडा आप लगा दीजिए, तो भाप फिर से पानी में बदल जाएगा। तो क्या हो गया? फिर से मुझे वही वस्तु प्राप्त हो गई, वही द्रव, वही पदार्थ में प्राप्त हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी ले लीजिए, पानी में चीनी डालिए, चीनी घुल गई। अब चीनी घुल गई, विलेन बन गया। अब क्या करिए? अगर आप चीनी को, क्या आप उस विलेन से निकाल सकते हैं? हाँ, अगर उसे गर्म करके उसके पानी को उड़ा दिया जाए भाप बना के, तो चीनी आपको फिर से प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या परिवर्तन है? ये है भौतिक परिवर्तन, ये फिजिकल चेंज। केमिकल में क्या होता है? जैसे कागज, अगर आप कागज को जला दें, देखिए जैसे आपने कागज लिया, ठीक है, अब कागज को आपने अगर इसको जला दिया और ये बन गई राख, अब बताइए क्या राख से कागज मिल सकता है? नहीं। तो ये परिवर्तन कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन, कि अब इसके रसायन में इतना परिवर्तन हो गया कि अब आप वापस से वो पदार्थ नहीं पा सकते। जैसे दूध से आप दही बना दीजिए, दूध से अगर एक बार दही बन गई, अब दही से दूध नहीं बनेगा। तो ये कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन। और अगर ऐसे परिवर्तन जो रिवर्स हो सके अपने पुराने रूप में, वो कहलाएंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछता है, वो देगा ऐसे इंसिडेंट। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे एग्जाम्पल पूछे गए हैं, तब आपको क्लियर आएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे देखो, मैंने बर्फ वाला तो आपको एग्जांपल दिया था, पानी वाला, कि पानी को गर्म किया, भाप बन गया, भाप को ठंडा किया, फिर पानी बन गया। जैसे लीजिए बर्फ का टुकड़ा लीजिए, पानी लिया आपने, पानी को जमा दीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फ्रीजर में डाल दीजिए, क्या बन जाएगा? बर्फ। ये बन गया बर्फ का टुकड़ा। अब इस बर्फ के टुकड़े को फिर से रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए, फिर से ये पानी बन जाएगा उष्मा लेके। तो क्या हो गया? ये पहले ठंडा हुआ, बर्फ बन गया, फिर बर्फ से पानी बन गया। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं केवल उसके भौतिक में हो रहा है, उसके केमिकल में परिवर्तन नहीं हो रहा, उसके अंदर मॉलिक्यूलर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो बस अपने भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर रहा है। तो ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और ऐसे परिवर्तन जिनके अंदर जो क्या कहते हैं, जो तत्व हैं, जो परमाणु हैं, उनका विन्यास बदल जाए, वो आपस में जिस हिसाब से जुड़े थे वो रह न जाए, तो वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो आप लिखिए इसकी परिभाषा लिख लीजिए। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में लिखिए। अच्छा, इंग्लिश में इसको लिख लीजिएगा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, क्योंकि देखिए ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट एग्जाम में पूछता है केमिकल चेंज। और आपको अगर वहां कंफ्यूजन रहा ना, तो आप फिर एकदम आसान सा क्वेश्चन गलत कर देंगे।
फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये आपका कभी गड़बड़ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं ना, अभी 2 मिनट में आपका पूरा क्लियर कर दूंगा। और ऐसा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और ये कभी गलत नहीं होगा। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन में फिजिकल चेंज क्या कहते हैं, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ध्यान रखना इसमें, इसमें कभी भी कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, नया पदार्थ नहीं बनता है। क्यों? जैसे पानी को आपने गर्म किया, भाप, तो भाप पानी का ही रूप है, नो नया कोई कुछ नहीं है। यहां पे नया बनता है, जैसे दूध से दही बनना, ये एक नया पदार्थ हो गया, ठीक, दूध से दही बनना। या खाना आपने पका दो, जैसे आपने सब्जी काटी और उसको पका दिया, अब क्या सब्जी पकी हुई फिर से कच्ची हो सकती है सब्जी के रूप में? कभी नहीं होगी, क्योंकि अब उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। जैसे मोमबत्ती है, अब ये एग्जांपल बड़ा अच्छा है, ध्यान से सुनना। मोमबत्ती है, अब मोमबत्ती को आप जला दिए, जब मोमबत्ती जलेगी तो मोमबत्ती के कुछ तत्व जल के CO2 में बदल जाएंगे। तो मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ऑप्शन में देखिए मोमबत्ती का पिघलना, तो वो भौतिक परिवर्तन। क्यों? मोमबत्ती पिघलेगी भी ना तो मोमबत्ती के रूप में ही कुछ देर में आके बैठ जाएगी। तो अगर मोमबत्ती का पिघलना कहे तो क्या है वो? भौतिक परिवर्तन। और मोमबत्ती का जलना कहे, क्योंकि कोई चीज जलेगी इसका मतलब है उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, इसका मतलब उसका चेंज हो गया, अब वो फिर से वो चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमने यहां देख लिया कि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, अवस्था में केवल परिवर्तन होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, लिखते जाइएगा, नया पदार्थ बनता है। और ये देखिए, ये रिवर्स नहीं हो सकता है, इसमें रिवर्स नहीं है, आप रिवर्स नहीं कर सकते रिएक्शन को, अर्थात ये अनुत्क्रमणीय, हिंदी में कहेंगे अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, या इंग्लिश में बोल लीजिए कि ये इर्रिवर्सिबल है, इर्रिवर्सिबल इसे बोलते हैं इंग्लिश में, इर्रिवर्सिबल, ठीक, इर्रिवर्सिबल। और ये क्या है? ये रिवर्सिबल है। भाई आप पानी को ठंडा करिए, बर्फ बन गया, बर्फ को फिर गर्म कर दीजिए, पानी बन जाएगा, ये रिवर्सिबल है, ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने करीब करीब हमने सब समझ लिया कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, एक एग्जांपल, लोहे में जंग लगना, वो कैसा होगा? अगर लोहे में जंग लग गया, देखो जंग लगने में क्या होता है, अगर आपके पास ये लोहा पड़ा है और इस पे जंग लग गया ना, तो ऑक्सीजन और प्लस नमी जो H2O होता है वो इससे क्रिया करके जंग का निर्माण करते हैं, अर्थात फिर वो लोहा प्राप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आज के टॉपिक में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए आज के लेक्चर में। एक रेडियो एक्टिविटी, फिर उसमें हमने अल्फा, बीटा, गामा तीनों के बारे में अध्ययन किया कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, किसकी आयनीकरण क्षमता ज्यादा होती है। फिर हमने बात किया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ही, हमारी जो सीरीज आ रही है साइंस की, आपने पसंद किया, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, वो ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और ऐसे ही आप लोग पूरी मेहनत से लगे रहिए। हमारी कोचिंग का जो हमारा जो विजन है क्लास एमएट एकेडमी का, कि आपको कम से कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने लायक आपको कंटेंट दे और मटेरियल प्रोवाइड करें, उसी विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस लेक्चर को हम यही विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग खूब ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, और आपको हम ऐसी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।